Good morning, friends. This is Abhishek here. So today is a second lecture for DBMS, and whatever the topic has been left, that we are going to cover for the transaction and concurrency control. Okay. So the topic which is left is we are going to learn today serial and non-serial schedule, serializability and recoverability, and view serialization. Okay. So ये सारी चीजें क्या होती हैं वो वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। एंड अगर आप देखोगे तो ट्रांजेक्शन कंकरेंसी कंट्रोल में मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ा रखी हैं एंड उस बेसिस पे मैंने स्टडी गिवन यू द वन क्वेश्चन। आई होप यू आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया होगा। इफ़ नॉट देन प्लीज़ अटेम्प्ट इट। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक क्लियर है उसके तभी वो क्वेश्चन कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके। सो आज हम लोग सीरियल नॉन सीरियल शेड्यूल पढ़ेंगे, सीरियलाइजिबिलिटी एंड रिकवरेबिलिटी पढ़ेंगे एंड व्यू सीरियलाइजेशन एंड कुछ और भी टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं। ओके। सो लेट्स गो वन बाय वन। ओके। सो ये तो सब टॉपिक ही हैं जो मैंने ऐड किए थे। ओके, लेट्स गो टू हियर। ये मैंने कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए थे कि ठीक है आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हो तो इसको अटेम्प्ट करना, एंड मैंने बोला था आज मैं कराऊंगा, बट मैं अभी नहीं करा रहा हूँ इसको। मैं वीडियो के एंड में मैं एक बार गो थ्रू कर लूंगा ईच एंड एवरी ऑप्शंस एंड विल सी व्हाट आर द ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके। सो आज का टॉपिक यही है कि सीरियल एंड नॉन सीरियल शेड्यूल्स क्या होते हैं। ओके। सो अगर आप देखोगे सीरियल शेड्यूल, शेड्यूल पहले होता क्या है ये चीज समझो। शेड्यूल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जैसे कि अगर मान लो कि एक डेटा आइटम पे या दो डेटा आइटम पे, एक ग्रुप ऑफ आइटम पे ट्रांजेक्शन, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब है कि कोई रीड कर रहा है उस डेटा को, कोई राइट कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन। तो ये इस ग्रुप को ही बोलते हैं शेड्यूल। ओके। अब सीरियल शेड्यूल का क्या मतलब होता है? मतलब कि सीरियल शेड्यूल का मतलब ये हो गया कि वट एवर द ट्रांजेक्शन्स हैपनिंग, सपोज देर आर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हैपनिंग ऑन डेटा आइटम, राइट, ऑन सिंगल डेटाबेस, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हैपनिंग ऑन सेम और मल्टीपल डेटा आइटम्स। ओके। बट इफ ट्रांजेक्शन T1 is working, okay, so it is going to one by one. Okay, once the T1 is finished then T2 start. So that means कि यहाँ पे आप देखोगे कि T1 जब तक फिनिश नहीं होगा, T2 स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरियल वाइज कि T1 स्टार्ट हुआ, ट्रांजेक्शन T1 फिनिश हुआ, देन T2 स्टार्ट हुआ। ओके, अपना एग्जीक्यूशन करना है। तो इसी को बोलते हैं सीरियल शेड्यूल। नॉन सीरियल शेड्यूल में क्या होगा कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। पता लगा कि T1 ने पहले रीड किया, फिर T2 ने कुछ रीड किया, राइट किया, फिर T2 ने किया, फिर T1 ने किया। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके वो वन बाय वन करके करेंगे। इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सीरियल शेड्यूल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट बट इसमें एक इशू आती है आपकी, मैं बोल सकता हूँ इसको कि थ्रूपुट की, सिस्टम की परफॉर्मेंस की इशू आ सकता है, या फिर टाइम टाइम के इशू आ गया। क्योंकि अगर देखो कि अगर आप एक ट्रांजेक्शन जब तक फिनिश नहीं होगा दूसरा हमेशा उसको वेट करेगा उस डेटा को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी तो मिल जाएगी, डेटा बहुत कंसिस्टेंट रहेगा। बट प्रॉब्लम आएगी कि थ्रूपुट का, हमें सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगा। अगर मल्टीपल यूजर से हम डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रमोट करेंगे नॉन सीरियल शेड्यूल को। नॉन सीरियल शेड्यूल्स में होता क्या है कि जब डेटा आइटम्स, मल्टीपल डेटा आइटम्स सेम टाइम पे सेम ही डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है, बट इसमें कंसिस्टेंसी सी को कैसे मेंटेन करना है वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ये नॉन सीरियल शेड्यूल है। देखो नॉन सीरियल शेड्यूल में मैंने बताया था कि सेम ही चीजें हैं। बस इसमें क्या है कि ट्रांजेक्शन्स का जो रीड होता है, या ट्रांजेक्शन जब रीड करता है, ठीक है, तो सेम डेटा जैसे इसने रीड किया, ट्रांजेक्शन T1 ने रीड किया, इमीडिएटली ट्रांजेक्शन T2 ने उसके बाद रीड किया, फिर इसने राइट कर दिया, फिर T1 ने बी को ए को रीड किया। ओके, फिर डेटा आइटम को यहाँ से फिर T2 ने ए को रीड किया, फिर राइट किया। ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि ऐसा कुछ नहीं, ए फिनिश, T1 फिनिश हुआ देन T2 स्टार्ट हुआ, राइट। तो यहाँ पे सारे डेटा आइटम्स वन बाय वन करके रीड एंड राइट हो रहे हैं, बट ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ से क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा थ्रूपुट इंक्रीज हो रहा है। सिस्टम इन विच सीक्वेंसेस इंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजेक्शंस अपीयर इन सेम ऑर्डर एज दे आर अपीयर इन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, बट मे बी इन रिलेवेंट फेजेस डिफरेंट विद ट्रांजेक्शंस। ओके, कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस। तो वही चीज लिखी जो मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, सो इसको बोलते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल। अभी इन सब पे प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या सोल्यूशंस हैं, क्या है, वन बाय वन करके देखेंगे। ओके। सो हमारा दूसरा टॉपिक क्या है कि कंसिस्टेंसी क्या है। देखो ऐसा कुछ
नहीं है। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जब ट्रांजेक्शन होने से पहले जो डेटा की वैल्यू हो, चेंजेस होने से पहले और चेंजेस होने के बाद में कंसिस्टेंट मेंटेन रहे, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें कंसिस्टेंसी रहे। ओके, ऐसा नहीं है कि चेंजेस होने के पहले, अगर देखो दो ट्रांजेक्शन हैं जैसे कि मैं बताऊं, ठीक है, लेट मी टेक माई पेन। ओके, जैसे कि ए बराबर मैंने लिखा 10, ठीक है, और बी बराबर कुछ है 20, ठीक है। तो अभी के लिए देखो ट्रांजेक्शन होने से पहले क्या है, ए बराबर ए प्लस बी देखोगे तो आएगा 20, राइट। अगर मान लो कि कुछ ट्रांजेक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ए में मैंने एक ए से बी को मैंने कुछ ट्रांजेक्शन दिया, ए-2 कर दिया, और बी बी प्लस 2 कर दिया, तो भी क्या होगा कि फाइनल अगर देखोगे ए प्लस बी ये हमेशा 20 ही आएगा। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट है, कि हमारा शेड्यूल जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ए और बी में, तो वो सारे कंसिस्टेंट रहे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस डिफरेंट थिंग। कंसिस्टेंट शेड्यूल क्या होती हैं, कि मतलब देखो जब एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म हो रहे हैं तो सारे ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, शेड्यूल। अब इन सारे ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन्स को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कोई हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड मेथड नहीं है, या कह सकते हैं कोई हमारे पास एल्गोरिथम या कोई रूल नहीं है कि जो डायरेक्टली जाकर बोल दे हाँ भाई ये ठीक है, ये हमारा कंसिस्टेंट शेड्यूल है। तो हम उसके लिए डिस्कस करेंगे कि वन बाय वन करके कि कैसे हम लोग शेड्यूल को बोलेंगे कि भाई ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ओके, तो देखो अगर मैं बोलूँ तो सीरियल, अगर हमारे पास सीरियल शेड्यूल है, सीरियल शेड्यूल का मतलब है कि अगर वही ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, इसमें T1 परफॉर्म हो रहा है के बाद फिर T2 हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे T1 ने किया उसके बाद T2 स्टार्ट हुआ, तो ये तो हमारा सीरियल शेड्यूल होगा। तो सीरियल तो ऑलवेज भी कंसिस्टेंट, राइट। सीरियल हमारा कंसिस्टेंट हमेशा रहेगा, बट नॉन सीरियल कंसिस्टेंट है कि नहीं है ये हमें देखना पड़ेगा। बट अगर हम नॉन सीरियल को क्या कर दें कि सम हाउ कन्वर्ट कर दें नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में, ठीक है, देखो अगर हम नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में सम हाउ कन्वर्ट कर दें, क्योंकि सीरियल शेड्यूल तो हमारा कंसिस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल भी ये हमारा कंसिस्टेंट है, राइट। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं कि हम कैसे इसको सीरियल शेड्यूल से नॉन सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो ये कुछ ग्राफ मैंने बनाया, इससे भी क्वेश्चंस आपके बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। देखो आईबीपीएस पीओ की, आईबीपीएस एसओ की मैं बात करूं तो उसमें आपको एकदम बिल्कुल हाई लेवल गेट के क्वेश्चंस नहीं देने वाले। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक द आईबीपीएस एसओ एग्जाम। अगर सिर्फ एसओ के लिए तो आपको उस लेवल तक प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेसिकली आता है, आपको इसमें बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे एसओ आईटी में कि आपको सॉल्व करना रहेगा। तो अगर आप इस डायग्राम को भी याद कर लेंगे देन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अगर इससे आएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आईबीपीएस एसओ में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते कि आपको न्यूमेरिकल दे दे और फिर आप बैठ के उसको सॉल्व कर रहे हो आधे घंटे, क्योंकि 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक है, 45 मिनट में 60 क्वेश्चन। ओके, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि आपको थ्योरी बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो शेड्यूल दो तरह के होते हैं, सीरियल शेड्यूल, नॉन सीरियल शेड्यूल। ओके, नॉन सीरियल शेड्यूल में तो हमें कुछ करना नहीं, हमें प्रमोट करना है नॉन सीरियल शेड्यूल को, राइट, बिकॉज नॉन सीरियल शेड्यूल से हमारे थ्रूपुट परफॉर्मेंस बढ़ती है, थ्रूपुट बढ़ता है, टाइम कंज्यूम कम होता है, ठीक है, और एक ही डेटा पे मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नॉन सीरियल शेड्यूल को हम प्रमोट करें, बट यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे, उसमें कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं कि एक सीरियलाइजेबल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल। ओके, तो यहाँ पे देखो एक रिकवरेबल होता है कि कोई भी डेटा चेंज हो रहा है तो उसमें क्या वो रिकवर कर सकते हैं अगर कोई फेलियर आ जाए या फिर अनकमिटेड हो जाए या अबॉर्ट हो जाए ट्रांजेक्शन्स। ओके, एन एक नॉन रिकवरेबल शेड्यूल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें वन बाय वन पढ़ेंगे। इसमें दो चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन क्या है, व्यू सीरियलाइजेशन। इसमें देखो कास्केडिंग शेड्यूल है, ठीक है, इसमें रिकवरेबल में है तो कास्केडिंग है कि अगर रिकवरी भी हो रही है तो कास्केड वे में तो वन बाय वन ट्रांजेक्शन रोल बैक कर रहे हैं या सारे एक साथ कर रहे हैं या कोई ट्रांजेक्शन रोल बैक नहीं कर रहा है। और एक है तो स्टिक शेड्यूल। क्या होते हैं स्टिक शेड्यूल, बेसिकली ये होता है कि हाँ भाई हम जब तक कि ट्रांजेक्शन पहला कंप्लीट ना हो दूसरा ट्रांजेक्शन उस चीज़ को कमिट ना करे, ठीक है। तो सेम लाइक सीरियल शेड्यूल बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें स्ट्रिक्ट वाले में, ठीक है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं क्या। देखो सीरियलाइजेशन शेड्यूल और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन, यही चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके, ओके, उससे पहले मैं कुछ डिस्कस करूंगा। ये मैंने
गिट से उठाया हुआ है कि एक समझाने के लिए, ठीक है, कि ये क्या है। देखो अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या ट्रांजेक्शन्स को स्वैप किया जा सकता है, कि पहले T2 को एग्जीक्यूट करें या T1 को। देखो जब कोई ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, यहाँ T1 है, T1 डेटा आर पे रीड कर रहा है, T2 डेटा बी पे रीड कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इस चीज को, तो अगर मैं इस चीज को ऐसे कन्वर्ट कर दूं, स्वैप कर दूं दोनों को, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि देखो T1 आर पे मैं तो एक डिफरेंट, दो डिफरेंट डेटा आइटम्स है, राइट। सो अगर दो डिफरेंट डेटा आइटम्स हैं तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, स्वैपेबल है ये चीजें। इससे कंसिस्टेंसी में, डेटाबेस के कंसिस्टेंसी में ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ना किसी में। या तो T2 को पहले बोल दो भाई तुम जाके रीड कर लो, देन T1 विल कम एंड विल रीड, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से कोई इशू नहीं। अगर इसमें देख लो, अगर मैं दो डिफरेंट डेटा आइटम पे काम कर रहा हूँ, T2 क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, T1 क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, तो दो डिफरेंट डेटा आइटम्स, इन पे कोई लिंकेज ही नहीं है, तो इसको भी स्वैप किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने T1 को T2 को बोल दिया पहले तुम राइट कर लो, देन T1 विल गोइंग टू रीड द डेटा आइटम ए। अब इसमें देखो, इसमें दोनों रीड ही कर रहे हैं, T1 भी रीड कर रहा है, T2 भी रीड कर रहा है। तो एक चीज आप यहाँ देखोगे कि दोनों सेम डेटा आइटम पे रीड कर रहे हैं, ठीक। तो क्या यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है स्वैपिंग करने के बाद, कि पहले, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, क्योंकि दोनों रीड ही कर रहे हैं, कोई डेटाबेस में चेंजेस नहीं हो रहा। दे आर गोइंग टू जस्ट रीड द डेटा, कि क्या डेटा है डेटाबेस में। तो यहाँ पे भी स्वैपेबल पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें भी पॉसिबल था, इसमें भी स्वैप कर सकते थे, इसमें भी, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन आप इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओगे तो देखोगे दो, पहली फर्स्ट तो कि दोनों डेटा आइटम सेम है, ठीक है। अब दोनों डेटा आइटम जब सेम है, T1 क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, T2 क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। अगर ये T1 ने रीड किया पहले 50, और T2 ने कुछ कुछ इसको राइट कर दिया 60, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से स्वैप करके देखेंगे तो ये तो राइट कर देगा 60, राइट। तो अब T1 कितना रीड करेगा, ये तो 60 रीड करेगा, राइट। तो देखोगे कि डाटा आइटम कंसिस्टेंट नहीं है, यहाँ पे पहले T1 को 50 मिल रहा था, स्वैप करने के बाद 60 मिलेगा, राइट। तो डेटा आइटम कंसिस्टेंट नहीं थी, ये स्वैपेबल नहीं है, ये क्या कर रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया यहाँ पे, कि हम इसको स्वैप नहीं कर सकते, राइट। सेम चीजें देख लो यहाँ पे भी, पहले T2 को रीड रीड करवाया, फिर T1 पे राइट करवाया, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, यहाँ पे आनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेम चीजें जो यहाँ पे थी, यही सेम चीजें थी यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, राइट। अब देखो यहाँ पे दोनों राइट कर रहे थे, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट बनाने के लिए, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, देखो ये चीजें कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही हैं, तो इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट है बट इसको सीरियल में कन्वर्ट कर दें, सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर दें, कुछ ऐसा डेटा आइटम लेकर आए जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कि जिसको ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता, बट उसको एक सीरियल वे में हम शेड्यूल कर सकें, अरेंज कर सके, तो उसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन क्या है, बट मैं ये चीज एक्सप्लेन करने वाला था कि क्या होता। देखो अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या क्या कंडीशंस, पहले तो डेटा आइटम सेम होना चाहिए, राइट, सेम डेटा पे रीड राइट होना चाहिए, एटलीस्ट उस ट्रांजेक्शन में एक राइट ऑपरेशन होना ही चाहिए, तभी वो कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट क्या होती है। देखो ये थोड़ा बड़ा फॉन्ट हो गया, नो इशू। ओके, देखो अब कॉन्फ्लिक्ट, देखो दो ट्रांजेक्शन्स हैं, मैं, अगर देखो ये एक नॉन सीरियल शेड्यूल है, ठीक, राइट, नॉन सीरियल शेड्यूल है, ठीक है। अब मैं इसको अगर इसमें कुछ सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर दूं, तो कह सकते हैं कि ये भी कंसिस्टेंट है, इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, कि कॉन्फ्लिक्ट तो हो रहा है बट ये इसी के सीरियल शेड्यूल के अकॉर्डिंग नॉन कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब ये कैसे, देखो कि अगर मैं रीड कर रहा हूँ डेटा आइटम आर को, फिर आर में मैं कुछ अपडेट मार रहा हूँ, ठीक है, ये आर की वैल्यू, सॉरी, रीड कर रहा हूँ डेटा आइटम ए को, ट्रांजेक्शन T1 जो है पहले परफॉर्म हुआ, एंड डेटा आइटम रीड किया, फिर ए में वो 50 माइनस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, बी एंड बी प्लस 50 कर रहा है, रीड कर रहा है बी को, बी में अपडेट कर रहा है, फिर ये बी को रीड कर रहा है, बी को अपडेट कर रहा है, राइट, एंड देन ए को रीड कर रहा है, ए को अपडेट कर रहा है। देखो अगर मैं इस चीज को, अब मैं इसको क्या करूं, इसको मैं ऊपर लेके जाऊं, इसको बोलूं तुम पहले एग्जीक्यूट कर लो, क्योंकि इससे पहले बी एग्जीक्यूट नहीं हो, T1 ने बी को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो मैं पहले बी को ले जाऊंगा, ठीक है।
तो ये बी तो ऊपर चला गया। अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं, बी को नीचे लेकर आऊं इससे, तो कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि देखो दोनों रीड राइट है, इसके नीचे कुछ है नहीं, जो भी है ये नीचे ही है। तो यहाँ पे इसको हम लेके लिख सकते हैं इस तरह से। तो अगर इस तरह से लें तो ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, तो कॉन्फ्लिक्ट तो हो रहा है, लेकिन अब देखो मैं इसको, इस ट्रांजेक्शन को ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि मैं इसको भी इसके ऊपर लेके जा चला जाऊं, इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 50 कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज को यहाँ 10 ऐड करेगा, तो यहाँ से जब तक ये रीड नहीं करेगा इस डेटा को, नहीं ऐड, तो यहाँ पे हम लोग उस चीज को ऊपर नहीं ले जा सकते। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं बना सकते इस तरह से, बट ऐस इतना हम कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट बना सकते हैं जिससे कि ये नीचे आएगा और ये हमारा कहलाएगा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है डेटा आइटम। if one schedule can be converted to the another schedule by swapping the non conflicting instruction, okay। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास नॉन कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे कि ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास नॉन कॉन्फ्लिक्ट था, ये भी नॉन कॉन्फ्लिक्ट, ये भी इंस्ट्रक्शन हमारे ये भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास नॉन कॉन्फ्लिक्ट था, ये भी नॉन कॉन्फ्लिक्ट, बट ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है। तो जो भी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर हम उनको किसी तरह से स्वैप करके, ठीक है, अनदर शेड्यूल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, ये सारे नॉन कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर इस किसी तरह स्वैप करके हम लोग एक अनदर शेड्यूल में बना दे, तो इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल। ओके, ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सो एक क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक का, ठीक है, देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कंसीडर द शेड्यूल ऑफ ट्रांजेक्शन T1 एंड T2, ये दो T1 T2 हैं। हियर द RX स्टैंड फॉर द रीड एक्स, ओके। तो जहां भी RX होगा या RB RA, ठीक है, जो भी है, यहाँ पे RA RB RB, ठीक है, ये सब रीड एक्स के लिए। W मतलब W के साथ कुछ भी लिखा हो तो वो राइट कर रहा है, R के साथ अगर रीड के साथ कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो वो रीड कर रहा है उस डेटा को, ठीक है। राइट एक्स विच आर द फॉलोइंग शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू द, ओके। सो ये कह रहा है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन T1 एंड T2 है। सो ट्रांजेक्शन T1 एंड T2 को हम लोग नॉन कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन को स्वैप करके हम ये बताएंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन्स, कौन से ऑप्शंस, देखो ये ऑप्शंस ए मान लो, इसको इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। तो इसमें कौन सा ट्रांजेक्शन्स ऐसा है कि जो, कौन सा शेड्यूल ऐसा है जो कि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, इन तीनों में से कौन सा इसके इक्विवेलेंट कॉन्फ्लिक्ट में जो स्वैप करेंगे हम लोग नॉन कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन को। तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट देखो आर ए है, तो क्या आर ए इसमें कहीं है? आर ए इसमें कहीं नहीं है, तो इसको हम लोग तो कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहीं भी डाल सकते हैं। आरबी, आरबी से देखो इसमें तो छोड़ दो, इसमें देखो आरबी यहाँ पे है, तो हम लोग आरबी को ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो T1 एंड T2 मैं लिख दे रहा हूँ। हम्म, अब मैं पहले आरबी लिखूंगा, ठीक है, आरबी, देन आरबी के बाद क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू बी है, राइट कर रहा है ये, तो राइट, देखो कोई भी हम स्वैप कर रहे हैं बस, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है RWB, क्योंकि WB तो कुछ है, राइट कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, रीड किया राइट किया यहाँ पे। फिर आता है ये गया, ये गया, अब आता है ये RC, RC देखो राइट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये राइट कर रहा है, ठीक है। तो RC तो इसके नीचे नहीं आ सकता, राइट, इसके नीचे तो RC कहीं नहीं आया, जो भी आएगा इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग कहीं यहाँ पे RA देखो ऊपर ही है, तो RA तो ऊपर लिख दो, ठीक है, RA RC, ये गया, अब ये आ जाओ, ठीक है, RD। इसके बाद RD आएगा कहीं पे भी, तो RD तो यही आ जाएगा, क्योंकि RD में के बाद कोई भी रीड नहीं है, WD आ रहा है, तो RD देखो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नॉन को स्वैपिंग कर रहे हैं तो ठीक, इसके बाद ये, तो इसके बाद ये RD ही आएगा यहाँ पे, RD आएगा, फिर RB आ जाएगा, फिर WC आएगा। तो कोई ऐसा मैच कर रहा है इसमें से? ये मैच कर रहा है क्या? नहीं, ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये कुछ ऐसा, आई थिंक ये मैच कर रहा है, राइट। हाँ, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो इस तरह से करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन से स्वैपिंग है, कि मतलब नॉन कॉन्फ्लिक्ट आ रहे, देखो नॉन कॉन्फ्लिक्ट, तो ये पहले ही कहीं भी लिख सकते हैं इसको। फिर आरबी के आ जाओ, आरबी जो है, क्योंकि आरसी, आरडी हम कभी भी, WD हम कभी RD के ऊपर नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम चाहेंगे कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन उस चीज से कन्वर्ट करें, ठीक है। तो आरबी
को हम लोग पहले लिख दिए, ठीक है, आरबी को पहले लिखा, उसके बाद रीड किया, फिर राइट कर दिया, तो आरबी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आरसी, आरसी को देखेंगे, तो आरसी तो यहाँ है, तो इसके नीचे तो कभी नहीं आएगा आरसी। आरडी, आरडी इसके नीचे नहीं आएगा, तो आरडी इसके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आरडी लिख दिया, ठीक है। फिर अब देखो, अब ये सारी चीज बची, तो आर ए आर सी और डब्ल्यू डी लिख दिया, और फिर डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी लिख दिया, और फिर देन डब्ल्यू सी लिख दिया लास्ट में। देखिए आर, डब्ल्यू सी इसके नीचे नहीं आएगा कभी भी, मतलब इसके ऊपर कभी नहीं जाएगा। ओके, सो ये सारा ये क्वेश्चन था। लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। जी, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, आप लोग ट्राई करना कि अपने से करने के लिए, ठीक है। अब देखो, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होती है, ठीक है। ए शेड्यूल विच इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू ए सीरियल शेड्यूल आर कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन। देखो, कोई भी शेड्यूल है, ठीक है, कोई भी शेड्यूल है जो कि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है ये शेड्यूल, ठीक है, ये है, ये है। अगर इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दें, तो ये कहलाता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट serializable। ओके, ये वही चीजें थी जो, ये जिससे कि इफ शेड्यूल एस कैन बी ट्रांसफर इनटू द शेड्यूल एस डैश, ठीक है, इसको एस मान लो, इसको एस डैश मान लो, ठीक है। देन स्वैप द नॉन कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन, वी कैन से दैट एस एंड एस डैश आर द कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, एंड ए शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट serializable इफ कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूल। अगर ये एक सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, देन ये कह सकते हैं कि हम लोग ये कॉन्फ्लिक्ट serializable है। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। देखो, अब इसमें एक क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा है कि कौन सा हमारा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रेसिडेंस ग्राफ हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिए हम देखो, हमारे पास एक शेड्यूल दिया है, ये चीजें देखता हूँ मैंने स्लाइड ऐड किया है कि नहीं किया है, एक बार देख लेता हूँ। नहीं ऐड किया आई थिंक, ठीक है। सो जस्ट प्रिपेयर, ओके। तो ठीक है, इसको बनाते हैं हम लोग, एक शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने ट्रांजेक्शन्स हैं, आर वन टू थ्री फोर, ओके। सो चार ट्रांजेक्शन्स है सीधी शेड्यूल में। तो लेट मी टेक माई पेन बैक। देखो, ये क्वेश्चंस पूछता है इस तरह से, ऐसे ही क्वेश्चंस कभी कभी दे देगा। ओके, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रांजेक्शन T1, T2, T3 एंड T4। ये मान लो कोई शेड्यूल ऐसा है, ठीक है। अब ये कह रहा है सबसे पहले R4 एग्जीक्यूट कर रहा है, वो रीड कर रहा है, रीड एक्स कर रहा है, ठीक है, रीड एक्स किया, ठीक है, R4। इसके बाद कह रहा है R2, ठीक है, ये खत्म हो गया। इसके बाद R2, R2 क्या कह रहा है, ट्रांजेक्शन्स, ये भी रीड कर रहा है, रीड एक्स कर रहा है, ठीक है। देन R3 रीड एक्स ये भी कर रहे हैं। R4 ये रीड वाई कर रहा है, रीड वाई। फिर W1, डब्ल्यू वाई कर राइट कर रहा है। फिर W2 एक्स, W2 एक्स हो गया। W3 वाई, W4 वाई, ठीक है। ये देखो ये सारी चीजें। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल शेड्यूल कैन बी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। तो इसके हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, कन्वर्ट कैसे करें कि ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाए कि हमारे पास ये प्रेसिडेंट ग्राफ की तरह बन जाए, कि कौन पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर कौन बाद में तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले आप लोग को लिख देना है T1, T2 कैसे बनाते हैं मैं बता रहा हूँ, T3 एंड T4। अब देखो कि सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट हो रहा है, सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, रीड कर रहा है। अब देखो कि कहाँ पे RX राइट हो रहा है, इसमें राइट हुआ नहीं हुआ, R2 में, R3 में नहीं हुआ। फिर आया हमारे पास ये, तो R4 से जाएगा R2 के पास, ठीक है। यहां से हमारा एयर हो गया पहले, अब इससे इस तरह से एयर हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाए RX, RX R2 पे ही जा रहा नहीं है। फिर आया ये वाला RX, तो R3 से भी R2 पे जाएगा, राइट।
ठीक है। देन आर वाई से आर वन, आर वाई इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है, ठीक है। तो आर वन से आर थ्री पे जाएगा, आर वन से आर थ्री पे गया। देन ये राइट ऑपरेशंस हैं। एंड आर वन से आर थ्री पे गया एंड आर4 पे गया, आर4 पे गया। देखो, अब इसमें ये चीजें देखना है कि किससे किसमें एरो का साइन नहीं है, तो सबसे पहले उसी को लिख लो, ठीक है, जिसमें एरो की साइन नहीं हो। ठीक है, तो हमारे पास T1 ऐसा है जिसमें एरो का साइन नहीं है, ठीक है। फिर उसको लिखो जिसके पास सिर्फ एरो का साइन है, जिससे कोई चीज जा नहीं रही है। तो देखो, 3 से भी जा रही है, 4 से भी जा रहा है, 2 पे, 2 के पास नहीं है, तो 2 जो है सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर अ, फिर हमारे पास बच रहा है 3 एंड 4। ओके, सो 3 एंड 4 में देखोगे तो किस पे आ भी रहा है, जा भी रहा है, ठीक है। तो अगर आप 3 एंड 4 में देखोगे, ठीक है, तो 3 एंड 4 में देखोगे तो ये वाला तो देखोगे राइट ऑपरेशन है, ठीक है, आर वाई। तो अगर आप देखोगे ये इससे रीड किया, राइट किया, इस फिर उसके बाद ये राइट किया, फिर ये राइट किया, तो मेरे हिसाब से तो ये चीजें होनी चाहिए, आर3, सॉरी T3 एंड T4, ठीक है। बाकी एक लोग आप लोग एक बार चेक करना इसका आंसर क्या है। मेरे हिसाब से तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बाकी एक बार आप लोग चेक करना कि इसका आंसर क्या आ रहा है आपके हिसाब से। ओके, बट यही मेथड है जिसके हिसाब से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रेसिडेंट ग्राफ से। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, दो शेड्यूल्स हैं, S1 एंड S2, और उसमें कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, और ये पूछा है कौन सा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, S2 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसका मैंने आई थिंक बनाया तो था इसमें, हाँ ये चीज बनाई, ठीक है। अब देखो कि सबसे पहले कोई चीज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे ब्लाइंड राइट हुआ है। तो ठीक है, तो एक चीज देखते हैं कि देखो, अब यहाँ पे RX है, ठीक है। लेट मी सी, पेन, यहाँ पे रीड हो रहा है, ट्रांजेक्शन T1 ने रीड किया है, ठीक है। एंड देन ट्रांजेक्शन T2 ने भी उस चीज को रीड किया, ठीक है। यहाँ पे R1 ने, तो यहाँ पे देखोगे तो एक तो ये हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट तो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसको हम उसके ऊपर नहीं ले जा सकते, राइट। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है पहला वाला S1 का, ठीक है। एंड यहाँ भी देख लो, क्योंकि इसको इसके ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये रीड कुछ करेगा, ये राइट करेगा, अगर ये कुछ राइट कर दिया, रीड किया, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट से रिलाइजेबल है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रीड हो रहा है, और इसमें कहीं पे राइट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे रीड कर रहा है, ये भी रीड कर रहा है, इसके ऊपर कुछ राइट हुआ है, क्या ब्लाइंड रीड हो रहा है। हम लोग मोस्टली चेक करते हैं कि ब्लाइंड रीड, ठीक है। तो ब्लाइंड, सॉरी, डर्टी रीड चेक कर, डर्टी रीड हो रहा है, नहीं हो रहा है। ब्लाइंड राइट कहीं पे हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, R2 पे देख चेक करते हैं। R2 हमारा ये है, यहाँ से ये चीजें देखो, राइट रीड कर रहा है, रीड कर रहा है, बट यहाँ पे राइट कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो रहा है। एंड देन ये तो RX के इसी में है, ठीक है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट से रिलाइजेबल नहीं है, ठीक है। बाकी एक बार आप लोग इसको चेक करना कि ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट से रिलाइजेबल है नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आंसर देखते हैं कौन सा सही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये है कि पहले तो देखो, पहला वाला कह रहा है कि पहला तो हम लोग कंफर्म किए थे कि, ठीक है, कि ये चीजें तो नहीं होंगी, कॉन्फ्लिक्ट से रिलायबल नाइदर, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये सही है, क्योंकि पहला वाला तो कॉन्फ्लिक्ट से रिलाइजेबल है और दूसरा वाला कॉन्फ्लिक्ट से रिलाइजेबल नहीं है,
ठीक है, बाकी आप लोग एक बार इसको सॉल्व करना और देखना कि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया उस बेसिस पे कौन सा आंसर आ रहा है। ओके, ये गेट के क्वेश्चन है एक्चुअली। देन वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, फिर देखो, अब क्या है कि व्यू serializable होता क्या है। व्यू serializable का बहुत रियल लाइफ में यूज नहीं है, मैं कह सकता हूँ डाटाबेस में। ठीक है, बट कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, बट मेरे हिसाब से तो इस पे जो भी क्वेश्चंस आएगा सिर्फ इसी फिगर को आप याद कर लो, इस फिगर को। आपके सारे क्वेश्चन व्यू serializable पे आ जाएंगे। क्योंकि पूरी चीज ऐसे पूछ देगा कि कोई चीज कॉन्फ्लिक्ट serializable है तो क्या वो व्यू serializable है। ये 100% सही है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट serializable व्यू serializable का, लेकिन ये पूछ देगा कि क्या कोई चीज व्यू सिरिलाइजेबल है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल भी होगा। नहीं, अगर कोई चीज यहाँ पे है तो ये इसमें के अंदर तो नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। लेकिन हर सीरियल शेड्यूल जो है वो व्यू सिरिलाइजेबल होगा ही होगा। ठीक है, तो वो इस हिसाब से सिरिलाइजेबल है, व्यू सिरिलाइजेबल, कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आप देखोगे तो ऐसे ही थ्री बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर इस फिगर को बस याद कर लो एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। ओके, इससे कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, बट आएगा तो बस ये थ्योरी बेस्ड और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा कि अगर कोई चीज व्यू serializable है तो क्या वो कॉन्फ्लिक्ट serializable है। देखते हैं कि शायद मैंने कोई क्वेश्चंस अगर ऐड किए हो तो। जस्ट मिनट। ठीक है, ये वही चीजें हैं। नहीं, कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किए, बट हाँ ठीक है। इफ ए शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट serializable देन इट विल आल्सो द व्यू serializable। देखो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट serializable है तो वो इसी का व्यू serializable के अंदर ही है, तो मतलब इसके अंदर ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इसमें कुछ बहुत वो ऐसा है नहीं कि वो न्यूमेरिकल कराओ, कि बहुत टफ न्यूमेरिकल हो जाएगा और वो बहुत गेट के लेवल पे आएगा और आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप कर लो। आप सोच लो कि 1 मिनट भी नहीं मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इट इज रियली नॉट पॉसिबल कि गेट लेवल का क्वेश्चन आप कर रहे हो इस टॉपिक पे, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। हम्म देखो, सीरियलाइजेबल चेक करने के लिए पहले देखते हैं कि क्या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, चेक द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ठीक है, अगर कॉन्फ्लिक्ट serializable है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये व्यू serializable है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि व्यू serializable है। अगर कॉन्फ्लिक्ट serializable नहीं है, ठीक है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट serializable, तो हम लोग देखते हैं कोई ब्लाइंड राइट है कि नहीं है। अगर ब्लाइंड राइट प्रेजेंट है तो हम लोग चेक करेंगे व्यू serializable का। अगर ब्लाइंड राइट नहीं चाहिए तो इसका मतलब व्यू serializable नहीं है। इस फिगर को भी याद कर लो, बस इससे ज्यादा से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ब्लाइंड राइट क्या होती है, मैंने एक चीज वर्ड यूज किया था ब्लाइंड राइट का, वो चीज मैं समझा था। ब्लाइंड राइट का मतलब ये होता है कि बिना रीड किए कोई ट्रांजेक्शन्स उस डेटा पे राइट कर रही है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड राइट। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन बी क्या कर रहा है, इसको इसने कुछ रीड नहीं किया बी में क्या है क्या नहीं है, उसने अपने आप से कुछ भी डेटा वैल्यू अपडेट मार दिया। इसी को बोलते हैं ब्लाइंड राइट। देखो यहाँ पे सी सी ने इसके ऊपर कभी सी ने रीड किया नहीं, रीड किया ना, डायरेक्ट राइट कर रहा है, तो इसका मतलब ये ब्लाइंड राइट होता है। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं ब्लाइंड राइट पे, तो वो मैंने एक टॉपिक ऐड कर दिया था कि जिससे कि यू शुड अवेयर ऑफ दैट कि ब्लाइंड राइट होता क्या है। ठीक है, ठीक है, ए शेड्यूल इज a schedule that is not a conflict serializable. Questions not contain at least one blind write. Then schedule is, देखो, अगर आप पिछले, अगर ये शेड्यूल इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट serializable एंड कंटेन एट लीस्ट वन ब्लाइंड राइट। ठीक है, देखो अब ये इस फिगर को देखो, शेड्यूल इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट serializable, मतलब कि हमारा शेड्यूल इसमें नहीं है, मतलब ये पूरे में नहीं है, ये चीज नहीं है। ठीक है, बट एक ब्लाइंड राइट कंटेंट करता है। ठीक है, तो क्या वो व्यू serializable है, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है। तो हम लोग ब्लाइंड राइट के लिए मैंने क्या बोला था आप लोगों को, कि अगर शेड्यूल कोई भी चीज कॉन्फ्लिक्ट serializable नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट serializable है। अगर नहीं है तो हम लोग ब्लाइंड राइट चेक करेंगे, ब्लाइंड राइट है कि नहीं है, तो ब्लाइंड राइट प्रेजेंट है तो हम लोग चेक करेंगे व्यू serializable। यहाँ पे मैंने आई थिंक मिस कर दिया लिखना, यहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए चेक व्यू serializable। ओके, अगर ब्लाइंड राइट प्रेजेंट है तो हम चेक करेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई शेड्यूल में नॉन कॉन्फ्लिक्ट serializable है तो चेक करेंगे ब्लाइंड राइट है कि नहीं है। अगर ब्लाइंड राइट प्रेजेंट है तो हम जाएंगे व्यू serializable चेक करने के लिए, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू चेक इट। ओके, सो अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या था क्वेश्चन।
क्वेश्चन ये था कि इफ ए शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल, कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल नहीं है तो हम लोग ब्लाइंड राइट चेक करेंगे एंड कंटेंट एटलीस्ट वन ब्लाइंड राइट, मतलब ब्लाइंड राइट है तो हम लोग क्या करेंगे कि व्यू सिरियलाइजेबल चेक करेंगे। वो है नहीं है पता नहीं, बट हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज व्यू सिरियलाइज ये तो होगा नहीं, मे बी व्यू सिरियलाइजेबल, तो ये चीजें होंगी, क्योंकि है नहीं है हमें नहीं पता, बट हम लोग चेक कर सकते हैं, राइट। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब इसका आंसर सी इज राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज अ ट्रू इफ ऑल द व्यू सीरियल शेड्यूल आर आल्सो द कॉन्फ्लिक्ट सीरियल शेड्यूल। ये कभी नहीं है, क्योंकि देखो कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के जो है व्यू के अंदर आता है, तो ये कह रहा है कि व्यू जो है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाएगा, तो ये तो नहीं है। ठीक है, ऑल द कॉन्फ्लिक्ट सीरियल शेड्यूल और आल्सो व्यू, कॉन्फ्लिक्ट व्यू के अंदर है तो ये तो सही है, इसका मतलब ये वाला तो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इफ अ शेड्यूल इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियल देन इट मस्ट इट नॉट अ सीरियल शेड्यूल, द व्यू सीरीज व्यू सीरियलाइजेशन। मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल नहीं है तो इसका मतलब व्यू भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ है तो यहाँ तो हो ही सकता है व्यू सीरियलाइजेबल, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। इफ ए शेड्यूल इज नॉट अ व्यू serializable देन इट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर व्यू ही नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर आता है, तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, इससे करेक्ट है। राइट, तो ये सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 2 और 4, तो आंसर सी इज राइट आंसर। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, रिकवरेबिलिटी क्या होती है, नॉन रिकवरेबल क्या होती है। ठीक है, रिकवरेबल शेड्यूल्स क्या होती है, नॉन रिकवरेबल का मतलब होती है रोल बैक्स होती हैं, कि देखो कि हम लोग रोल बैक करेंगे तो क्या हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, वो चीजें मेनली चेक करते हैं। देखो अब नॉन रिकवरेबल शेड्यूल में क्या होता है कि जैसे कि दो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये चीज बड़े ध्यान समझना, पूछता है कभी एग्जाम्स में कि रिकवरेबल शेड्यूल्स क्या होते हैं, नॉन रिकवरेबल कुछ दे देगा और बोलेगा है कि नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, ये चीजें समझना पड़ेगा हमें। तो अगर हमारे पास ट्रांजेक्शन T1 इज गोइंग टू रीड सम डेटा वैल्यू, ओके, वो रीड कर रहा है और उसी डेटा वैल्यू पे राइट कर रहा है, उसी टाइम पे यहाँ पे डर्टी रीड कर रहा है T2, और रीड करके मान लो कि यहाँ पे इसने 50 रीड किया। ठीक है, इसने क्या किया कि R की वैल्यू क्या थी, मान लो 40 थी, इसने इसमें इसने इसने 10 प्लस R की वैल्यू, अरे X की वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है, 10 प्लस एक्स ऐड कर दिया तो ये 50 हो गया एक्स की वैल्यू। अब ये इसने तो क्या किया, 50 रीड किया और 50 क्या है कमिट कर दिया। अब कोई चीज कमिट हो जाता है, इसका मतलब कि डेटाबेस में परमानेंटली वो चीजें स्टोर हो जाती हैं, वी आर नॉट गोइंग टू रोल बैक दैट आइटम। ओके, तो यहाँ पे इसने 50 तो कमिट कर दिया, अब अगर ट्रांजेक्शन कहीं यहाँ पे फेल होता है तो ये क्या करेगा, ये तो पूरा रोल बैक करेगा, ये 50 था, 50 में से 50 था, 50 में से 10 माइनस करेगा और देन ये करेगा 50। अभी R2 तो ये सोच के बैठा गया यार मैंने तो 50 रीड कर दिया, बट एक्चुअल में डेटाबेस में क्या होगा, 40 रीड होगा, 40 होगा, और ये अगर 50 पे काम करेगा तो ये पूरा इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा हमारा डेटाबेस। तो दैट मीन इसको रिकवर नहीं कर सकते हम लोग, राइट, ये नॉन रिकवरेबल शेड्यूल्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला क्या है, रिकवरेबल शेड्यूल्स क्या होती हैं। ओके, अब देखो रिकवरेबल शेड्यूल्स में क्या होती हैं कि जब कोई डेटाबेस, ठीक है, जब कोई डेटाबेस में कोई ट्रांजेक्शन T1 है और नहीं ये T2 है। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन T1 जो है रीड कर रहा है मान लो कि 50, अब इसने क्या किया कि ऐड करके इसको 60 कर दिया, अब इसने यहाँ पे ब्लाइंड रीड किया है तो इसलिए तो 60 रीड करेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे अगर कोई फेलियर होता है तो क्या करेगा कि ये इसके पास अभी भी ऑप्शंस हैं कि रीड कर, वो करने का, रोल बैक करने का, राइट, इसके पास R T2 के पास T2, क्योंकि ये तो अपना रोल बैक करके 50 कर देगा, बट ये भी के पास ऑप्शन होना चाहिए, राइट, तो ये इसके पास ऑप्शन है अभी भी करने की, क्योंकि कमिट अभी डेटा किया नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं कि रिकवर किया जा सकता है डेटाबेस को, तो इसी को बोलते हैं रिकवरेबल शेड्यूल। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, एक क्वेश्चन है देख लेते हैं, विच कंसिडर द फॉलोइंग शेड्यूल लेयर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन T1 T2 T4 विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या पूछा है, कॉन्फ्लिक्ट serializable। तो कॉन्फ्लिक्ट serializable के लिए मैंने क्या सबसे पहले बताया था कि डेटाबेस क्या होना चाहिए, डेटाबेस में पहले ये चेक करें कि कहीं डर्टी रीड तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है,
अब देखो पहले तो R2 हुआ, सॉरी, देखो सबसे पहले रीड क्या हो रहा है, सबसे पहले रीड जो है कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल के लिए हम लोग देखते हैं डटी रीड को। देखो यहाँ पे तो T2 ने रीड किया डेटा को, फिर R3 ने उसको ब्लाइंड राइट कर दिया और कमिट कर दिया यहाँ पे। तो इसका तो काम खत्म, ये तो डेटाबेस से ही हट गया, इसको हटा दो अब। ठीक है। अब उसके बाद आया T2 ने राइट किया, ये भी राइट किया ब्लाइंड, ये इसका भी काम खत्म। ठीक है। इसमें तो कुछ करना नहीं, अब इसको देख लो यहाँ पे भी रीड ही हो रहा है, तो कोई वो इशू नहीं है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है। अब देखते हैं कि WY को। ठीक है। W जो है Y पे राइट कर रहा है, ब्लाइंड राइट कर रहा है, एंड देन फिर से वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है Z को, एंड देन ये कमिट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। तो ये अब देखो, ये चीजें अगर इसके साथ कंपेयर करोगे या इसके साथ करोगे, तो जो भी ये डेटा X को रीड कर रहा होगा, ठीक है, जो भी ये डेटा X पे रीड किया होगा, ये राइट किया होगा, यही डेटा तो ये R3 वो करेगा, रीड करेगा, राइट। तो अब ये चीज तो करके हट गई, ये भी करके हट गया। ठीक है। बट इस पे R4 पे क्या करेगा, ये डेटा रीड करेगा, तो इसको इसके ऊपर तो हम नहीं ले जा सकते कि कुछ भी। ऐसा तो नहीं कि ये वाला जो भी लिखेगा ये हम जाकर के ऊपर से रीड करेंगे, तो ये ऊपर जा नहीं सकता। तो यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज, कॉन्फ्लिक्ट तो कर रहा है। ठीक है। तो इसको स्वैप नहीं कर सकते इसके साथ। ठीक है। इसको ऊपर नहीं ले जा सकते। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे देख लो जैसे कि ये चीजें हैं, रीड वाई है और ये चीजें हैं। ठीक है। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो है, तो ये वाला तो ऑप्शन तो हट जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है। बचा ये दोनों में। अब देखो रिकवरेबल है कि नहीं, ये रीड किया, इसके बाद ये हट गया। ठीक है। और ये भी राइट करके हट गया। फिर देखो सब जब सब अपने अपने जगह में कमिट कर रहे हैं, तो हट जा रहे हैं सीधे सीधे ट्रांजेक्शन्स, राइट। तो सबने इंडिपेंडेंटली काम किया, हट गया, और यहाँ पे सिर्फ रीड हुआ है। अगर राइट होता तो दिक्कत हो सकती थी यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे सब रीड हो रहा है और बस कमिट करके अपना हट जा रहे हैं ये लोग। तो ये क्या है कि ये चीजें तो हम लोग ऐसा तो नहीं कि इसको रिकवर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे फेलियर होता है, यहाँ पे फेलियर होता है, तब भी रिकवर किया जा सकता है। यहाँ पे फेलियर रिकवर कर सकते हैं, यहाँ पे फेलियर होगा तो भी रिकवर हो सकता है, यहाँ पे फेलियर तो भी रिकवर। तो मतलब क्या है कि ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज, ये वाला ऑप्शन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो है बट ये रिकवरेबल भी है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो है बट नॉट रिकवरेबल, तो ये गलत है। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। ओके। ये क्या है, एक डेटाबेस में कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। ठीक है। ये इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देखते हैं कि रीड और राइट हो रहा है कहीं पे। देखो आर पहले R2 ये, ठीक है। सो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, लेट मी टेक माई पेन। ओके। सो यहाँ पे पहले तो R2 हुआ, रीड किया, देखो कहीं राइट हो रहा है, यहाँ रीड हुआ, यहाँ राइट हुआ, यहाँ रीड हुआ, यहाँ R2 पे, यहाँ पे राइट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ठीक है, ये तो चलो कोई नहीं, इसको तो पहले कर सकते हैं। ठीक है। देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, R2 पे रीड हो रहा है, यहाँ पे रीड हो रहा है, यहाँ पे X हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी रीड हो रहा है, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ से ये चीजें कॉन्फ्लिक्टिंग को ऐसा कर रही है, राइट। अब इसको उसके ऊपर नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ पे राइट कर रहा है ये और ये रीड कर रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल तो है। ठीक है। अब क्या कर रहा है, इफ T3 कमिट बिफोर द T1, अगर ये कह रहा है कि ये कमिट कर रहा है बिफोर द T1, ये बाद में कमिट कर रहा है, ठीक है, देन एस इज, मतलब ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल है इज रिकवरेबल। ठीक है। अब ये चीज चेक करना है कि क्या अगर ये कमिट पहले कर रहा है, अगर कहीं इसके कमिट होने के बाद कहीं यहाँ पे फेलियर हो, यहाँ पे कुछ फेल हो गया डेटा, तो ये तो एक्स की वैल्यू रोल बैक करेगा जो राइट किया है, क्योंकि राइट एक्स में सिर्फ यही पे हुआ है, राइट। ये रोल बैक करेगा, ये रोल बैक करेगा, बट ये क्या रीड कर रहा है, ये तो ये रीड कर रहा है जो इसके द्वारा अपडेट किया है, तो ये क्या है कि रिकवरी तो नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि यहाँ ये तो कमिट करके भाई हमने 50 रीड किया, 50 तो अपने ड्राइवर सेव कर लेगा, लेकिन जो यहाँ पे कमिट हुआ है वो तो रोल बैक करेगा और वो पूरा ओरिजिनल वैल्यू पे चला जाएगा, तो ये डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये नॉन रिकवरेबल होना चाहिए, यहाँ पे नॉन रिकवरेबल, तो ये क्या है, पहला जो है ट्रू है और क्यू इज फॉल्स। सो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर।
ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, कास्केडिंग रोल बैक क्या होती है? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब ये टॉपिक है, मैं कह रहा हूँ बहुत, मतलब बहुत क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ कभी आ जाएगा, तो आप लोगों को कभी घबराना नहीं इस चीज पे। अगर देखोगे तो ये देखो, ट्रांजेक्शन T1 है, T2 है, T3, तीन ट्रांजेक्शन्स दी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो सबके ऑर्डर ऑफ कमिट भी ऐसे ही हैं कि जो पहले ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ वो पहले, बाद में, ठीक है। अब अगर कहीं पे यहाँ पे फेलियर हुआ, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे फेलियर हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो कि राइट ऑपरेशन कर रहा है, तो ये डर्टी रीड किया, ठीक है, और यहाँ पे ये डर्टी रीड किया, ठीक है। अब अगर ये रोल बैक करेगा, तो ये क्या करेगा कि ये पूरा रोल बैक करेगा, डर्टी रीड ये किया, तो इसके पास भी ऑप्शन होगा रोल बैक करने का, फिर इसके पास भी ऑप्शन होगा रोल बैक। तो देखो कि T1 ने रोल बैक किया, तो T2 T3 भी रोल बैक कर रहे हैं, राइट। तो इसी को बोलते हैं कास्केडिंग रोल बैक, कि वन बाय वन करके सबने अपना डेटाबेस को अपडेट किया। अब देखो, कास्केडिंग लेस रोल बैक करके देख कुछ होता है, ठीक है। तो वो क्या है, कास्केडिंग लेस रोल बैक क्या है, देख लेते हैं, ठीक है, ये चीजें। अब इसमें देखो कि इसने इसने रीड किया, राइट किया, और देन कमिट कर दिया। तो अगर यहाँ फेलियर हुआ तो सिर्फ यही करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, डर्टी रीड नहीं हो रहा है, यहाँ पे कमिटेड डेटा रीड हो रहा है, तो जो डाटाबेस में सेव है कंसिस्टेंट डाटाबेस में, वो रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, देन कमिट कर रहा है, ये और ये रीड किया। यहाँ पे फेल हुआ तो सिर्फ यही रोल बैक करेगा, इसको नहीं, क्योंकि ये तो अपना सेव कर लिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना ही। ये रोल बैक करेगा तो जो यहाँ पे वैल्यू अपडेट हुई होगी, वही वैल्यू अपडेट होगा डेटाबेस में, ओके। सो ये कास्केड लेस है, वन इज गोइंग टू रोल बैक द ट्रांजेक्शन, इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट टू अदर ट्रांजेक्शन, वो अदर को नहीं इम्पैक्ट करेगा, ओके। सो इसको बोलते हैं कास्केडिंग लेस रोल बैक, ओके। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। एक स्टिक शेड्यूल क्या है, ये मोर ओवर मैं बोल सकता हूँ सीरियल शेड्यूल की तरह ही है। बट स्टिक शेड्यूल में आप बस इतना समझ लो कि जब तक एक मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल का बता रहा हूँ कि स्टिक शेड्यूल क्या होता है तो थोड़ा डीप में भी तुम समझ सकते हो इसको, बट इतना समझ लो कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर मैं जैसे कि एटीएम के लाइन में लगा हूँ, तो जब तक मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा दूसरा बंदा एटीएम में नहीं घुस सकता, ठीक है। मेरे ट्रांजेक्शन फिनिश होने के बाद, तो ये यही है कि जब तक T1 ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, T2 इज नॉट गोइंग टू इंटर इनटू द ट्रांजेक्शन, वो कमिट नहीं कर सकता उस डेटा को। जब तक T2 नहीं फिनिश करेगा तब तक T3 नहीं कमिट कर सकता वो डेटाबेस को, ठीक है। तो यही है कि जब तक T1 कमिट करेगा, उसके बाद T2 करेगा, उसके बाद T3 करेगा, उसी उसमें उसी सीरियल में ये लोग क्या करेंगे, रीड एंड राइट करेंगे अपने डेटाबेस को, ठीक है। तो वो स्ट्रिक्ट शेड्यूल कर दिया कि भाई हाँ, स्ट्रिक्टली पहला जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद T2 कंप्लीट होगा, देन T3 कंप्लीट होगा, ओके। सो ये थी आज की टॉपिक, एंड आई होप कि अब इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है। सो कैसा लगा लेक्चर्स जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड रियली मुझे ये पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि आई एम डूइंग द फर्स्ट टाइम फॉर ऑल दिस वट एवर आई लर्न फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स इन यूट्यूब, एंड सम टीचर्स फ्रॉम द गेट लेवल, and from my experience in my project, I'm just teaching you guys, and whatever I learn from all those videos and from my notes, and that will help me to clear the examination. This, if you learn all those topics which I am trying to teach you, so definitely you will able to clear within 6 months in सेबी IT ऑफिस, ओके। सो 10 को एग्जाम है, 10 जनवरी को। सो मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट 30 दिसंबर तक ये सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएं, जिससे हम 10 दिन में सिर्फ रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और एग्जाम में बस फोड़ के आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।